हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सब्जेक्ट सोशियोलॉजी यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक की हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम सोशियोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन है और उसके मीनिंग है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप एंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी है एक साइंटिफिक स्टडी है हमारी सोसाइटी की, सोशल रिलेशनशिप की और ह्यूमन बिहेवियर की। फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स इट्स प्रोवाइड सोशल कॉन्टेक्स्ट नीडेड टू अंडरस्टैंड पेशेंट हेल्थ एंड हेल्थ केयर सिस्टम। ओके, तो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जो सोशियोलॉजी होता है उसको समझना, उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है? इट्स प्रोवाइड सोशल कॉन्टेक्स्ट। जो समाज होता है, समाज में आपको एज अ नर्सिंग स्टूडेंट सोशियोलॉजी की क्या नीड है? तो सबसे पहले अंडरस्टैंड पेशेंट हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ को समझने के लिए, हेल्थ केयर सिस्टम को समझने के लिए आपको सोशियोलॉजी नर्सिंग में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके टर्म्स। तो जो सोशियोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, पहला क्या है? सोशियस, जो लैटिन भाषा से लिया है, जिसका मीनिंग होता है सोसाइटी या कैंपियन। दूसरा है लोगस, लोगस जो है ग्रीक भाषा से लिया है, जिसका मतलब होता है स्टडी और साइंस। ठीक है, अगर इसका हम कंप्लीट मीनिंग देखेंगे तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी एक साइंस है। ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है? साइंस है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। दूसरा हम समझते हैं ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसका जो ओरिजिन है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं, सोशियोलॉजी डेवलप्ड इन 19th सेंचुरी इन यूरोप ड्यू टू द मेजर सोशल चेंजेस। ठीक है, सोशियोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो मेनली 19th सेंचुरी में हुआ। और कहाँ से हुआ? यूरोप से हुआ। ठीक है, क्यों हुआ था? वहाँ पर बहुत सारे मेजर सोशल चेंजेस देखने को मिल रहे थे। ठीक है, जैसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन और तीसरा साइंटिफिक एडवेंचमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या था। तो पीपल मूव फ्रॉम विलेज टू सिटीज़ फॉर फैक्ट्रीज वर्क, क्रिएटिंग प्रॉब्लम लाइक ओवर क्राउडिंग एंड पुअर्टीज। ठीक है, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में? यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि जो लोग थे जो सिटीज़ की ओर ज़्यादा मूव ऑन करने लगे गाँव से, जिसकी वजह से जो सिटीज़ थी वो इतने सारी पॉपुलेशन के लिए तैयार नहीं थी, जिससे ओवर क्राउडिंग और पोवर्टी, सैनिटेशन और प्योर वाटर की प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हुई। नई डिसीज़ लोगों में होना स्टार्ट हो गई। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एक तरह से एक फोकस किया कि ये प्रॉब्लम्स नहीं हमारे सामने क्यों आ रही है, क्यों ना हम इसकी स्टडी करें। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो सोशल प्रॉब्लम थी, जिसमें सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिली कि जो लोग थे जो छोटे अपने घरों में काम करते थे, कम संख्या में कोई भी चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे, अब वो फैक्ट्रीज में बड़ी संख्या में होने लगी थी, पैसा मिलने लगा था, इसलिए लोगों ने सिटी की तरफ मूव ऑन करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्या आ रही थी लिविंग की, जिसमें जैसे कि कमरों में, एक कमरों में 10 से 12 वर्कर, और उन वर्कर्स जो थे जो फैक्ट्रीज में, वहाँ पर उनका शोषण भी होने लगा। जब ज़्यादा लोग वहाँ हो गए काम करने के लिए, तो 8 से 10 घंटे उनसे काम, 10 से 15 घंटे काम हो रहा था, सैलरी कम हो रही थी, लो पे हो रहा था, चाइल्ड लेबर, बच्चों से भी खतरनाक काम कराए जा रहे थे। तो ये सब चीज़ें एक बुद्धिजीवी लोग थे उस यूरोप के, उनको सोचने पे मजबूर किया कि क्यों ना हम इसको स्टडी करें इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। पॉइंट हम समझते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें क्या हुआ? इसे फ्रांस की क्रांति भी कहा जाती है। इसमें जो बहुत बड़ी संख्या में सोशल एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी देखने को मिली, जिससे जो थिंकर, जो फिलोसफर थे, उन्होंने ये सोचने को मजबूर किया कि जो नया सोशल ऑर्डर है उसे कैसे मेंटेन किया जाए। पहले जो फ्रांस था वहाँ पर ये देखने को मिलता था कि जैसे
कोई राजा है तो राजा क्यों है, क्योंकि उसे भगवान ने चुना है, ठीक है। तो राजा जो करेगा वो सही ही करेगा, ठीक है। इससे जो लोगों के बीच में एक भेदभावपूर्ण वातावरण उत्पन्न होने लगा, जिससे कि लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। फ्रांस में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता था कि सबसे ऊपर सबसे पावरफुल होता था किंग, उसके बाद चर्च, और उसके बाद में लोग आते थे। तो ये सब चीज़ें थी वहाँ के जो समाज के पिलर्स थे, तो इन्हें कोलैप्स कर दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिला कि जो पावर थी, तो पावर जो रहती थी किंग्स एंड चर्च के पास में रहती थी। उसके बाद में जो पीपल थे वो ये सोचते थे कि राजा रूल कर रहा है, राजा शासन कर रहा है क्योंकि उसे भगवान चाहता है। उसके बाद में जो ये ऑर्डर था वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। और ये कोलैप्स करने का मेजर इशू था कि जो जनता थी वो समझती थी कि हमसे ये टैक्स लेते हैं और सब मज़े करते हैं, और इसी चीज़ से वहाँ पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। और रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि जब वहाँ के लोगों ने राजा को फांसी पे चढ़ा दिया, चर्च की बात मानना बंद कर दिया, तो सबसे बड़ा सवाल थिंकर्स के रूप में आया कि अब नया सोशल ऑर्डर क्या होगा, जनता को हम किस प्रकार से संभाल पाएंगे। तो इस पर क्या, इसमें जो बुद्धिजीवी थे उनने सोचना स्टार्ट कर दिया। बड़ा सवाल यहाँ पर यही हुआ कि अब हम नई सोसाइटी, नए समाज का निर्माण कैसे करें। तो वहाँ पर नए सोशल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना था। तो जो थिंकर्स थे, सोशोलॉजिस्ट थे, थिंकर्स थे, फिलासफर थे, उन्होंने ये चीज़ का कंक्लूज़न किया कि सोशोलॉजी जो होती है मैन मेड होती है। अगर आप इसको ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, तो वो खुद से अपने आप को फिगर आउट कर लेती है, फिर से अपने आप को फिक्स कर लेती है। तो यहीं से लोगों के बीच में सोशोलॉजी या समाज शास्त्र के प्रति रुचि बढ़ने लगी। नए समाज के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, किस प्रकार से वो आगे बढ़े, यहाँ पर सोचना शुरू कर दिया। अब तीसरा पॉइंट है, उसे समझते हैं। साइंटिफिक एडवेंचमेंट। पीपल स्टार्ट यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक मेथड इंस्टेड ओनली रिलीजियस बिलीव टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। द चेंजेस लीड टू डेवलप सोसाइटी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पर लोगों की जो धारणा थी, सोच थी, पूरी तरीके से बदल चुकी थी। यहाँ पर लोगों ने जो भी चीज़ों को समझने के लिए साइंस का सहारा लेने स्टार्ट कर दिया। वो चाहते थे कि जो भी, ना कि रिलीजियस बिलीफ और जो परंपरागत जो भी चीज़ें चली आ रही, उसके पीछे वो एक तर्क मांग रहे थे। तार्किक सोच लोगों की यहाँ हो गई थी, और इसी वजह से सोशोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी यहाँ पर डेवलप हो सका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अगस्त काम्टे। इन्हें फादर ऑफ सोशोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने ही 9 शब्द का पहली बार उपयोग किया। अगस्त काम्टे, इन्होंने पॉजिटिज्म थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन्स माइंड होता है वो किस तरह से इवॉल्व होता है, किस तरह से वो सोचता है। ठीक है, इन्होंने जो थ्योरी दी थी, इन्होंने जो सोशियोलॉजी के बारे में बताया, वो जो 3 लॉज, उसकी 3 स्टेज थी। स्टेज में फर्स्ट था थियोलॉजिकल। में उन्होंने बताया कि इवेंट एक्सप्लेन बाय गॉड और रिलीजियस। उनके अकॉर्डिंग जो इवेंट होते हैं, जो घटना होती है, वो गॉड के द्वारा, जैसे कि थंडर स्टोन इज़ बाय गॉड एंग्री। अगर कोई थंडर स्टोन हो रहा है तो मतलब कि अब भगवान गुस्सा है, इसलिए बिजली कड़क रही है। जैसे कि फसल का ख़राब होना, जैसे फसल ख़राब हो गई है मतलब भगवान गुस्सा है, हमें नर्क से इसकी सज़ा मिल रही है, हमने भगवान का कोई कहना नहीं माना हो, इसलिए ये हो रहा है। तो मतलब कि कोई भी इवेंट हो रहा है उसके लिए गॉड रिस्पॉन्सिबल है। तीसरी चीज़ मेटाफिज़िक्स। ओके, मेटाफिज़िक्स स्टेज में इवेंट एक्सप्लेन बाय एब्स्ट्रैक्ट फोर्स। मतलब कि मेटाफिज़िक्स में यहाँ पर लोगों ये सोचना स्टार्ट कर देते कि जो ब्लेमिंग करते हैं कि ये सब गॉड है, बट
ये हो रहा है नेचुरल फोर्स की वजह से। नेचुरल, जैसे कि अगर कोई जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु हो रही है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। या डेस्टिनी, या तो उसकी किस्मत में ही ऐसा था इसलिए वो ऐसा हो गया। यहाँ पर लोगों ने इस प्रकार से सोचना शुरू कर दिया। फिर आता है पॉजिटिविज्म या पॉजिटिव इवेंट एक्सप्लेन बाय साइंस। ओके, तो यहाँ पर लोगों ने जो ये ऊपर के दो दो स्टेज होते हैं इससे भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, और उन्होंने जो भी चीज़ होती है उसके लिए साइंटिफिक प्रूफ मांगना शुरू कर दिया है। अब वो साइंस की बातों पर विश्वास करते हैं, रिसर्च पर विश्वास करते हैं। जो भी चीज़ें, मतलब कि जो भी इवेंट हो रहा है, जैसे बारिश हो रही है तो क्यों होती है, ना कि भगवान खुश है इसलिए बारिश हो रही है, जबकि ये पूरी साइंटिफिक प्रोसेस होती है। वो किस प्रकार से बारिश होती है उसको इसमें एक्सप्लेन, मतलब प्रूफ के साथ कोई भी बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे कि आज की मॉडर्न सोसाइटी, तो अगस्त कामटे जो थे उनके जो थ्योरी है उसमें 3 स्टेज इम्पॉर्टेंट है, और यही 3 स्टेज इस थ्योरी का बेस है। ठीक है, अगले सोशियोलॉजिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने जो थ्योरी दी इसका नाम है ऑर्गेनिक एनालॉजी। इन्होंने बताया, ही कंपेयर्ड सोसाइटी टू द ह्यूमन बॉडी just as a organ. Heart, lungs work together to keep person healthy. Social institution like family, healthcare and education work together to keep social society stable. इन्होंने बताया कि जो सोसाइटी होती है ह्यूमन बॉडी की तरह काम करते हैं, जैसे ऑर्गन्स हमारे बॉडी के एक साथ काम करते हैं व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए, और वैसे ही सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे फैमिली, हेल्थ केयर, एजुकेशन इस साथ में काम करते हैं एक समाज या सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए। इन्होंने बताया कि जैसे कि जो सेल है, ओके, सेल क्या है, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स है। दूसरा जैसे ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन क्या है, हमारी फैमिली, ठीक है। दूसरा नर्व, ओके, नर्व है हमारे इंटरनल, इंटरनल रोड्स। उसके बाद इन्होंने बताया इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है, तो इम्यूनिटी के लिए इन्होंने बोला कि जैसे कि आर्मी, ये हमारे बॉडी की आर्मी होती है। तो जो बॉडी होती है उसी को सोसाइटी के साथ कंपेयर करके इन्होंने स्टडी करके बताया कि सब कुछ इंटरकनेक्ट होता है समाज को चलाने के लिए। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स, इनकी थ्योरी का नाम है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इन्होंने फोकस किया द स्ट्रगल बिटवीन रिच owners and poor workers. This help us understand to inequality in healthcare access. जो कार्ल मार्क्स थे इन्होंने समाज में जो रिच क्लास और जो पुअर क्लास होते हैं उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उसको इस अपनी थ्योरी में बताया। उन्होंने बताया कि जो रिच होते हैं वो और अधिक रिच होते जाते हैं, और पुअर जो होते हैं वो और अधिक पुअर हो जाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि काम तो अधिक वर्कर करते हैं लेकिन उसका फ़ायदा जो ऑनर होता है वो सबसे ज़्यादा लेता है। तो ये कहीं ना कहीं समाज में ये डिस्टेंस बनाए रखता है रिच क्लास एंड पुअर क्लास के बीच में। नेक्स्ट सोशियोलॉजिस्ट है एमिल दुर्खिम। एमिल दुर्खिम ए मॉडर्न सोशियोलॉजी के इन्हें फादर भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या स्टडी सोशल फैक्ट एंड एक्सटर्नल रूल्स एंड ट्रेडिशन दैट इन्फ्लुएंस हाउ वी एक्ट। इन्होंने बताया कि जो रूल्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, वैल्यू होते हैं, ये हमारे जन्म से पहले ही एग्जिट करते हैं आउटसाइड में, और ये कहीं ना कहीं हमें पूरी तरीके से बांध के रखते हैं। ये इनविजिबल सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन डेवलप होने लगता है। इन्होंने बताया अपनी थ्योरी में जो सोसाइटी होती है ये
ये बहुत बड़ी होती है इंडिविजुअल व्यक्ति से, क्योंकि आपके होने से पहले भी सोसाइटी होती है, उसके रूल्स होते हैं और उसके ट्रेडिशंस होते हैं, वो आपस में काम करते हैं। इन्होंने बताया जैसे सोशल फैक्ट्स के बारे में इन्होंने बात की कि सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं। तो सोशल फैक्ट्स में मैंने बताया कि जो रूल्स एंड कस्टम होते हैं जो व्यक्ति के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते, प्रभावित करते हैं। जो एक्सटर्नल वर्ड होता है वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग ढालने का काम करता है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट इन इंडिया। सोशियोलॉजी का इंडिया में किस प्रकार डेवलपमेंट। सोशियोलॉजी इन इंडिया हैव नॉट अंडरस्टैंड यूनिक कास्ट एंड कल्चर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं GS गुरिये के बारे में। नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, स्टडी कास्ट सिस्टम। इन्होंने कास्ट सिस्टम की स्टडी की। इन्होंने कास्ट सिस्टम, इंडियन कास्ट सिस्टम किस प्रकार से स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी की। इन्होंने बताया कि जो इंडियन कास्ट स्ट्रक्चर है इसमें जो रूल्स होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं। कास्ट सिस्टम यहाँ तक डिसाइड करता है कि आप क्या खाओगे, किससे शादी करोगे, किस प्रकार के कपड़े पहनोगे। ये हमें इंडियन सोशियोलॉजी में इन्होंने स्टडी किया। कास्ट, रिलीजन, ट्राइब्स, ये वेदों का सहारा लेकर इन सब चीज़ों को लोगों के ऊपर थोपते हैं। दूसरा है MN श्रीनिवासन। इन्होंने जो संस्कृतनाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन अपनी थ्योरी में सबसे ऊपर रखा। इन्होंने बताया कि जो पुअर क्लास होती है वो रिच क्लास या अपर कास्ट तक पहुंचने के लिए रिच क्लास के जो भी परंपराएं होती है, बोलचाल, भाषा, रहन सहन, पहनावा, इन सब चीज़ों को अपनाती है और धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करती है। और उन्होंने ये बताया कि जो वेस्टर्नाइजेशन की बात करते हैं तो ये आज का समय है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो होती है उसमें जो साइंटिफिकली लोगों ने चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया है, ऐसे भी हमारे इंडियन समाज आजकल बदलाव हो रहा है और साइंस के आधार पर ही चीज़ों को मानना शुरू कर दिया है। तो ये था हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी। आपके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये नर्सेस के लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो हॉलिस्टिक केयर, दूसरा कल्चरल कॉम्पिटेंसी और तीसरा पब्लिक हेल्थ, वो आपको समझने के लिए हिस्ट्री ऑफ सोशियोलॉजी को पढ़ना या सोशियोलॉजी को पढ़ना ज़रूरी है। थैंक यू गाइस। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।